ऑलराइट, हमारे सामने हमें पता है कि हम जब HTML का कोड लिखते हैं तो उस फाइल को हम सेव करते हैं विद .html एक्सटेंशन। ठीक है, आपके सामने स्क्रीन पे कोड लिखा हुआ है जो HTML का कोड है। इसमें 3 हेडिंग्स इस्तेमाल हुई हैं, H1, H2, H3, और इसमें एक हेड का टैग इस्तेमाल हुआ है। हमने क्लास में भी डिस्कस किया, हेड के टैग में हम डिफरेंट टैग्स यूज़ करेंगे। जैसे आपके सामने एक टाइटल का टैग है, ये बड़ा कॉमन टैग है। अगर आपको डॉक्यूमेंट को टाइटल देना है तो टाइटल का टैग लिखें, और टाइटल का टैग हमेशा हेड में ही लिखा जाएगा। इसी तरह हमने डिस्कस किया था कि जब हम लेटर ऑन जावास्क्रिप्ट की तरफ जाएंगे तो जावास्क्रिप्ट का कोड अगर आप HTML की फाइल में लिखते हो तो वो एक टैग होता है स्क्रिप्ट का, वो टैग भी आपका हेड के टैग में ही लिखा जाता है। आप अगर CSS लिखना चाहते हो, जैसे आपके सामने एक लिंक का टैग इन्होंने यहाँ इस्तेमाल किया है, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है ना, लिंक खत्म नहीं हो रहा, लिंक बस ओपन हो रहा है। तो इसने क्या बताया आपको कि href, इसका एट्रीब्यूट हमने क्लास में डिस्कस किया, भाई ये रेफरेंस कनेक्ट कर दो इसको एक फाइल के साथ, one-test.css, ये फाइल का नाम मैंने रखा है, इस फाइल के साथ अटैच कर दो। .css है ना, के ये स्टाइलिंग की फाइल के साथ कनेक्ट कर दो, स्टाइलिंग की फाइल के साथ इसको कनेक्ट कर दो। आपके सामने जो है ना, मैंने बता दिया REL में कि ये स्टाइल शीट होगी, और टाइप में बता दिया कि ये टेक्स्ट या CSS की फाइल होगी। बॉडी में क्या लिखा हुआ है हमें पहले पता है। अब हमें क्या करना है कि भाई उस फाइल में लिखा हुआ क्या है CSS की फाइल में, तो साथ वाले टैब में मैंने उस फाइल को भी ओपन किया हुआ है, CSS की फाइल को भी ओपन किया हुआ है। आप लोगों की स्क्रीन पे ड्रॉ हो गई होगी या हो जाएगी अभी, कि यहाँ हमने अलग के अंदर उस जो है ना डॉक्यूमेंट को स्टाइल दिया हुआ है। अब ये कोड भी आप लोगों ने क्लास में हल्का फुल्का देखा था। H1 पहला यानी कि पहली हेडिंग का स्टाइल देना है आपने, और इसकी बॉडी में आपने लिख दिया जो आपने सेट करना है, यानी जो प्रॉपर्टी आपने सेट करनी है। हमारी एग्जांपल में कलर नाम की प्रॉपर्टी है, और कॉलन के आगे जिसको वैल्यू हम देंगे वो कहलाएगी उसकी वैल्यू। इसी तरह H2 और इसी तरह H3। ये बात आपको यहाँ बताने का मकसद ये था कि इनके लिए हम टर्म्स के यूज़ करते हैं। ये जो H1 लिखा हुआ है, ये H2 लिखा हुआ है या H3 लिखा हुआ है, अगर पैराग्राफ होता तो पैराग्राफ की स्टाइलिंग यहाँ पे कर रहे होते। इसको हम CSS की ज़ुबान में सेलेक्टर कहते हैं। CSS की ज़ुबान में इसको सेलेक्टर कहा जाता है। और बॉडी के अंदर आप कलर सेट कर रहे हो तो कलर आपकी प्रॉपर्टी कहलाएगा। आप कलर सेट कर रहे हो, आप फॉन्ट साइज सेट कर रहे हो, आप मार्जिन सेट कर रहे हो, आप उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर रहे हो, तो ये तमाम चीज़ें प्रॉपर्टी कहलाती हैं CSS के अंदर। ठीक है, और कॉलन से आगे जो लिखा जाता है यानी कि कलर की वैल्यू रेड होगी तो रेड वैल्यू कहलाएगा। आपने जो है ना टेक्स्ट अलाइनमेंट की है सेंटर में, तो सेंटर उसकी वैल्यू कहलाएगा। ये 3 चीज़ें जो CSS में बड़ी इस्तेमाल होती हैं। सेलेक्टर, ये जो H1, H2, H3 ये सेलेक्टर्स कहलाते हैं, जिस टैग पे आप स्टाइल अप्लाई कर रहे होते हो, और आगे प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू। हम अगर इस कोड को चलाएं, अगर इसको मैं रन करूं, तो मैं इसकी जो है ना HTML फाइल चलाता हूँ, 1 मिनट, वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। एक मिनट, मैं शेयरिंग क्लोज किया ताकि आपके साथ सब कुछ शेयर किया जा सके। इस तरह से आपकी स्क्रीन पे आउटपुट अब आ रही होगी। हमें पता है कि हमने 3 हेडिंग्स के डिफरेंट स्टाइल्स उनको दे दिए। ये आपकी CSS का एक बेसिक सा एक प्रोग्राम था जिसकी ये आउटपुट थी। ठीक है, हमने सेपरेट यानी कि आपको याद है क्लास में एक्सटर्नल CSS की बात कर रहे थे, एक्सटर्नल CSS, तो ये हमने एक्सटर्नली CSS को अपनी फाइल के साथ कनेक्ट कर दिया।
मैंने क्लास में भी डिस्कस किया था, इसका मकसद ये होता है कि आपकी स्टाइलिंग और आपकी जो फ्रंट एंड का लेआउट है वो अगर सेपरेट सेपरेट लोग बना रहे हैं तो साइमल्टेनियसली दोनों इस पर डेवलपमेंट, दोनों इस पर काम कर सकते हैं। इसका फिर फ़ायदा तभी होगा कि जब HTML पे काम करने वाला सोफिस्टिकेटेड कोड ना लिखे, जेनेरिक टैग्स के साथ ही कोड लिखे, मींस के पैराग्राफ भी उसके लिए नाम रखे, और पहले इनमें आपस में अंडरस्टैंडिंग हो कि हम लोग किस तर्ज की स्टाइलिंग करेंगे, किस तर्ज के HTML में टैग्स यूज़ होंगे, किस तर्ज की स्टाइलिंग इंप्लीमेंट की जाएगी, ये भी बहुत ज़रूरी है जानना HTML पे काम करने वाले के लिए। हम आज डिस्कस करेंगे कि स्टाइलिंग कैसे कैसे इंप्लीमेंट की जा सकती है, तो वो इन एडवांस फिर HTML वाले को पता होना चाहिए। हम चलते हैं आगे ऑनवर्ड्स, तो हम एक दूसरा एक टास्क ओपन करते हैं। आप लोगों की स्क्रीन्स पे मुझे कंफर्म कीजिएगा कि 2 टास्क ओपन हो गया, 2 स्टार्ट में होगा और आगे टास्क लिखा होगा। कोई एक अगर आप में से कंफर्म कर दे फिर हम आगे आगे चलेंगे फिर। Yes. Example number 2. Yes, Full sir. right. Sir, you. थैंक यू वेरी मच। अब क्या आ गया इसमें जी, इसमें इंटरनल CSS आ गई है। अब देखिए मैं आपको ना आज के लेक्चर स्पेशली ये मिलती जुलती चीज़ें दोबारा कराने का मकसद ये है कि आपको जो इसमें प्रॉपर्टीज़ आप ज़्यादा सेट कर सकते हो CSS के अंदर, या फ्रीक्वेंटली यूज्ड वो प्रॉपर्टीज़ जो आपको इस्तेमाल करना होंगी उनसे फेमिलियर कराना है। ठीक है, स्टाइल का टैग है, आपने उसमें टाइप बता दी कि जो है ना उसकी टाइप टेक्स्ट भी हो सकती है या CSS टाइप भी कोई जो है ना फाइल हो सकती है, यानी कि स्टाइलिंग के लिए भी हो सकती है। आपको पता है इसको स्किप करेंगे तब भी कोड चल जाएगा, लेकिन ये कोड लिखने का एक और तरीका है। हम क्लास में टाइप को स्किप करके भी लिखते रहे, ये मैंने इंटेंशनली लिखा ताकि आपकी नज़र इस पर पड़े। अच्छा जी, 1 2 और 3, इसमें भी 3 उसने सेलेक्टर्स यूज़ किए। H1 स्टाइलिंग कर रहे के लिए समझाना इसमें आपको क्या था, देखें आप एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ को भी सेट कर सकते हो। कलर की प्रॉपर्टी सेट की H1 की, उसकी फॉन्ट फैमिली भी सेट कर दी और उसका बैकग्राउंड कलर भी सेट कर दिया। सेम H2 के लिए भी किया, H3 के लिए भी किया। वही बात, फॉन्ट फैमिली की वैल्यूज़ क्या क्या हैं, बैकग्राउंड कलर की वैल्यूज़ क्या क्या हैं, कलर की क्या क्या वैल्यू आ सकती है। इसके लिए सबसे अच्छा है कि आप इसकी लिस्ट अपने सामने ओपन रखो। जब आप इस पर कोडिंग करो तो गूगल पे या कहीं पर भी इनकी जो लिस्ट है वो आपके सामने होनी चाहिए। जब आप इस पे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लोगे, इसको लिखोगे, तो आपका काम, तो आपको ये स्टाइल्स और ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता माइंड में बैठना शुरू होंगी, याद होना शुरू होंगी। तो प्रैक्टिस, इन चीज़ों की जितनी प्रैक्टिस करेंगे, इसमें आपको मैंने सिर्फ ये दिखाना था कि आपके पास जो है ना इस तरह एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज को भी आप सेट कर सकते हो। अच्छा, इसको चला के देखते हैं, इसकी आउटपुट देखते हैं कि ये क्या आती है। तो हम इसको ओपन विद क्रोम करते हैं। कुछ इस तरह की आउटपुट आपकी स्क्रीन से भी ड्रॉ हो जाएगी, ये आउटपुट आएगी। आप लोगों ने स्क्रीन पर देखा होगा, मैंने ना जो टाइपिंग थी वहाँ पर 4 5 6 शायद लिखा हुआ था। मैंने एक्चुअली ये टैग्स पहले डिफाइन किए हेडिंग 4 5 6 के लिए। फिर जब इसको मैंने चलाया तो 4 5 6 हेडिंग आपको पता है छोटी होती चली जाती है। 3 के बाद वो और छोटा साइज, 5 मज़ीद छोटा और 6 मज़ीद छोटा था। तो आप लोगों के लिए उसको जो है ना देखना स्क्रीन के ऊपर थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाना था, तो मैंने दोबारा H1 H2 H3 ही लिख दिए। बस इस एग्जांपल में आपको मैंने ये भी दोबारा से माइंड पे बिठाना था कि हेडिंग 1 सबसे बड़ी हेडिंग होती है, से लेके H6 सबसे छोटी हेडिंग होती है। ये बातें आपको दोबारा से एक बार बतानी थी। आज का लेक्चर प्लीज़ इस माइंडसेट के साथ भी अटेंड कीजिएगा कि आज होपफुली जैसे ही हमारा लेक्चर एंड होगा तो आप स्टाइलिंग भी काफ़ी हद तक अटेम्प्ट कर चुके होंगे। अब कुछ लोगों ने जिन्होंने लास्ट लेक्चर्स हमारे अटेंटिवली अटेंड किए, वो देख रहे हैं ये चीज़ें हम लोग HTML में कहीं ना कहीं देख के आए थे, कहीं ना कहीं इसका तस्करा हुआ था।
ये सेलेक्टर की बात HTML में भी हो गई थी। तो बताना ये चाह रहा हूँ कि हम डिजाइनिंग के काफी हद तक चीजें अटेम्प्ट कर चुके हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट एग्जांपल पे जाते हैं। लेट्स ये 3A टास्क मैंने ओपन किया है। कोई एक कंफर्म कर दे कि जो है ना उनको विजिबल है। सर हो गया Yes, शो। sir. थैंक यू वेरी मच। अब देखिए, मैं इसमें आपको इस एग्जांपल में अब नई चीज सिर्फ क्या है, मैं आपको टेक्स्ट अलाइन का बता रहा हूँ कि टेक्स्ट अलाइन की प्रॉपर्टी इस तरह से सेलेक्टर्स की मदद से उसको जो है ना सेट किया जा सकता है। अब हेडिंग, अच्छा इसकी वैल्यू सेंटर हो सकती है, इसको लेफ्ट किया जा सकता है, इसको राइट किया जा सकता है। मैंने तीनों हेडिंग्स को डिफरेंट डिफरेंट जगह पे एडजस्ट करके आपको दिखा दिया। बाकी आपके सामने है कि बॉडी में सिंपल 3 हेडिंग्स डली हुई हैं। ठीक है, और नीचे एक पैराग्राफ है, मैंने आम से एक पैराग्राफ डाल दिया। अगर आप इसको चला के देखते हैं, अब 3A टास्क को हम लोग चला के देखते हैं, तो इस तरह की जो है ना आपके पास सिचुएशन होगी आपके वेब पेज की। हेडिंग 1 सेंटर में आ गई, हेडिंग 2 लेफ्ट हो गई, हेडिंग 3 मैंने राइट की थी, और पैराग्राफ अपने डिफॉल्ट साइज, डिफॉल्ट फॉन्ट साइज के साथ पैराग्राफ डिस्प्ले हो गया। ये चीजें जो है जा रही हूँ, तो को ऊपर एक्सप्लेन करते चले जाओ। उस टैग की एक्सप्लेनेशन, यानी कि उस टैग की स्टाइलिंग की एक्सप्लेनेशन आप जो है ना इंटरनली CSS में डिफाइन करके इस तरह से अरेंज कर सकते हो। मेरे ख्याल से पेज का लेआउट आपके जहन में स्केच बनना शुरू हो गया होगा कि आप जब एक पेज देखते हो वेबसाइट का, तो उसके ऊपर चीज़ें कैसे अरेंज हुई होती हैं, किस तरह से उसकी उन्होंने उसको डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे प्लेस किया होता है। इसमें कोई चीज़ अगर आप लोग लिखना चाहते हो तो एक मिनट बेशक देख लो इसे, इसमें कोई टैग शैग वगैरह कोई प्रॉपर्टी लिख लो ताकि आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाए। फिर साथ ही मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाता हूँ। इन 3 टास्क में किसी को भी कोई डाउट तो वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर हम आगे चलते हैं। थ्री बी टास्क आपके आप लोगों के सामने विजिबल है? यस सर। थैंक यू। उसने आपको क्या एक बताने के लिए, आपको ए का टैब लिंक के लिए होता है, href आपका एट्रीब्यूट है जिसमें आपने वेब एड्रेस डाल दिया w3schools.com और आगे ए का टैग क्लोज कर दिया। अब टैग बनाना किस चीज़ का है? w3schools.com। ये जो यहाँ पे आपको पता है कि ए के टैग के बीच में लिखा जाता है वो एज इट इज़ आपके वेब पेज पे दिखाई देता है। आप w3schools.com कैपिटल W के साथ इसको अपने पेज पे डिस्प्ले करना चाहते हो, बस में छोटा सा काम आपने क्या किया है, अगर आप देखें तो स्टाइल के अंदर आपने इनलाइन CSS करते हुए ए के टैग को थोड़ी स्टाइलिंग दी है और वहाँ पर आपने एक प्रॉपर्टी सेट की है और प्रॉपर्टी है टेक्स्ट डेकोरेशन की। टेक्स्ट डेकोरेशन को आपने नन कर दिया है। ठीक है, हम सबको पता है कि जो लिंक होता है वो अंडरलाइन के साथ आता है, ब्लू कलर में अंडरलाइन के साथ आता है। हम उसका ब्लू कलर भी चेंज कर सकते हैं। हम उसको जो है ना जब क्लिक होता है आपने देखा है कि वो डार्क ब्लू कलर का हो जाता है, जब उस माउस लेके जाते हैं तो होवर हम वो प्रॉपर्टी भी सेट कर सकते हैं। और वो अंडरलाइन होता है बाय डिफॉल्ट, हम उसको अंडरलाइन करना भी ख़त्म कर सकते हैं।
टेक्स्ट डेकोरेशन की मदद से। अब अगर मैं इस कोड को चलाता हूं, आप देख सकते हैं ये w3schools.com, मैंने इसका बाय डिफॉल्ट कलर चेंज नहीं किया। मैं इसका फॉन्ट साइज, मैं इसकी फॉन्ट फैमिली, मैं इसका बैकग्राउंड कलर, मैं इसका फॉन्ट कलर, इसका फॉन्ट साइज, हम ये सारी इसकी प्रॉपर्टी बहुत आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो अंडरलाइन खत्म करना है तो टेक्स्ट डेकोरेशन की प्रॉपर्टी सेट करना होती है। ये क्वेश्चन भी कराने का मकसद, जैसे मैं क्लास में आपको अक्सर बताता हूँ, जब आप जाते हो कि सॉफ्टवेयर हाउस में, आईटी कंपनी में, तो आमतौर पे इंटरव्यू से पहले एक एमसीक्यू बेस्ड या सिंपल सा एक क्वेश्चन होता है, या टास्क बेस्ड छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं। अगर आप स्पेशली अगर वेब की तरफ कोई जॉब के लिए जा रहे हो तो उन्होंने छोटे मोटे टास्क बनाए होते हैं। तो उसमें ये इस तरह की चीज़ें, ये क्वेश्चंस मैंने देखे, क्वेश्चन का पूछ ले, इस तरह की हल्की फुल्की प्रॉपर्टीज़ को अल्टर करने, मैंने क्लास में जैसे आपसे कहा है, उनका मकसद आपके बेसिक्स को टेस्ट करना होता है। उनका मकसद आपके बेसिक्स को टेस्ट करना होता है। तो बेसिक चीज़ों में वो ये चीज़ें आपसे पूछते हैं, ये बिल्कुल मेन चीज़ें, सिंपल चीज़ें। सर आपने वहाँ पे टेक्स्ट को ए से डिनोट किया, तो सर वहाँ पे वो हम किसी से भी इसको डोनेट कर सकते हैं? ये जो टेक्स्ट डेकोरेशन से ऊपर आपने ए लिखा है। बिल्कुल, ये देखें, ये ए है ना, ए ये बता रहा है ए के टैग के लिए, मतलब जो ए का टैग होगा ना, कहीं पर भी आपके डॉक्यूमेंट के अंदर कहीं भी आप ए का टैग यूज करोगे, तो उसके लिए वो कह रहा है उसको उसकी डेकोरेशन नन होनी चाहिए। तो ए का टैग हमें पता है कि वो होता है लिंक के लिए। अब जहां कहीं भी लिंक होगा पूरे डॉक्यूमेंट में, वो अंडरलाइन नहीं होगा। ये देखें, ये मैं हाईलाइट करता हूँ, ये जो मैंने हाईलाइट किया है, ये ए का टैग बेसिकली, ठीक है। और ए का टैग हम यूज करते हैं कोई लिंक अपने सिस्टम, अपने जो है ना फाइल में ऐड करने के लिए, एचटीएमएल के अंदर कोई लिंक अगर आपने ऐड करना है, तो जहां जहां आप लिंक आएगा ना, वो अंडरलाइन नहीं होगा। इसका ये मकसद है। ठीक है सर। और सर ये जो टेक्स्ट डेकोरेशन के आगे आपने नन एक वर्ड लिखा है, बट हमें अगर बिल्कुल डिफरेंट एट्रीब्यूट्स चाहिए, उसमें हमने बोल्ड भी करना है, उसको अंडरलाइन भी करना है, या उसे इटैलिक भी करना है, तो हम वो सारी इसके आगे कॉमास डाल के चीजें हाँ, लिखते रहेंगे, या फिर उसको बार बार लिखेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन दिस 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 एंड वो? उसमें आप जो जो प्रॉपर्टी है, आपने इटैलिक करना है, इटैलिक के लिए कोई और प्रॉपर्टी है, आपने उसका फॉन्ट चेंज करना है, उसके लिए कोई और प्रॉपर्टी है। दो तरीके हैं, कि आप सेमी कॉलन के आगे लिखते चले जाओ, या इसके बाद एंटर करके इसी ब्रैकेट्स के अंदर, जैसे यहाँ पे आप मजीद चीज़ें इस तरह लिखते जाओ। ठीक है, जो जो आपको प्रॉपर्टी सेट करनी है, इन ब्रैकेट्स के अंदर उन प्रॉपर्टीज को आप सेट करते चले जाओ। ठीक है सर। ठीक है, जैसे पिछले एग्जांपल्स में था ना, हमने उसको अलाइन भी किया, हमने उसको फॉन्ट साइज भी दिया, तो इस तरह से आप में से कोई भी अगर शेयर करना चाहे, कोई एक छोटा सा मसला नजर आता है हमें, मतलब हमारे एक पेज के ऊपर कई लिंक्स हो सकते हैं ना। इस एग्जांपल में तो एक लिंक था, हमारे पास जो है एक पेज के ऊपर कई लिंक्स हो सकते हैं, और ज़रूरी तो नहीं कि हम हर लिंक का अंडरलाइन ख़त्म करना चाहते हैं। अब ज़रूरी तो नहीं कि सारे के सारे लिंक्स के लिए हम सेम स्टाइलिंग रखना चाहते हैं। बात फॉलो करें कि अब आप जहां जहां पे भी ए का टैग यूज करोगे इस डॉक्यूमेंट के अंदर, उन तमाम टैग्स के लिए आपने ये स्टाइलिंग डिफाइन कर दी है। अब आप यूज करना चाहते हो, आप यूज करना नहीं चाहते, आपने अगर ए का टैग यूज किया तो उस उन तमाम के लिए ये स्टाइलिंग डिफाइन हो चुकी है, उन तमाम के लिए स्टाइलिंग डिफाइन हो चुकी है। तो मेरे ख्याल से जो हम काम सीख रहे हैं अभी, हम उसका साथ साथ हमें उसका नुकसान भी साथ ही निकाल लिया कि यार ये थोड़ा सा चीज़ ना समझ से बाहर हो रही है यहाँ पे, यानी कि इसकी कोई रिप्लेसमेंट होनी चाहिए। बात क्लियर हुई आप लोगों को? ये जो डाउट मैंने क्रिएट किया, ये समझ आए कि ये क्या बताना चाह रहा हूँ मैं आप लोगों को? जी सर, समझ आ गया। सर इसमें हम फिर वो दूसरा एक और हम वो बना लेंगे ना, मतलब बी के नाम से, फिर उसको टेक्स्ट टेक्स्ट डेकोरेशन करके फिर हम उसमें वो चीज़ें एंटर कर लेंगे जो हमें
दूसरे लिंक्स में चाहिए। अगर हम इसमें ये है ना कि देखें, अगर हम बी करें, जैसे आपको पता है HTML में हर टैग का अपना अपना एक पर्पस है। अगर हम बी की बात करते हैं तो बी एक टैग है बोल्ड बोल्ड। के लिए, ठीक है। तो मतलब मैं अभी ये बताना चाह रहा हूँ कि हाँ, ये जो सोल्यूशन है ये बिल्कुल आखिरी सोल्यूशन नहीं है। हाँ, अभी तो चल रहा है, अभी हम लोग क्योंकि बेसिक्स देख रहे हैं हम, यानी कि इस तरह सोचना शुरू हो गए हैं कि यार कोई इससे इम्प्रूव्ड चीज़ होनी चाहिए। तो अब हम ऑनवर्ड्स ना 2-3 एग्जांपल्स के बाद इस तरफ भी आएंगे कि कैसे इसको मज़ीद इम्प्रूव किया जा सकता है, कैसे इसको मज़ीद इम्प्रूव किया जा सकता है। वो मैं आप लोगों को 1-2 एग्जांपल्स में आगे बताता हूँ। तब तक हम एक और एग्जांपल देखते हैं। 3C टास्क, 3C टास्क, ठीक है। अब यहाँ मैंने, जैसे अभी इन्होंने भी बताया, टेक्स्ट डेकोरेशन की वैल्यू मैंने क्या की थी, मैंने उसको नन किया था। अब इसकी ना मज़ीद पॉसिबल वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती हैं। हम उसको ओवरलाइन कर सकते हैं, हम डेकोरेशन को लाइन थ्रू कर सकते हैं, हम डेकोरेशन को अंडरलाइन कर सकते हैं। आप लोग जो स्क्रीन पे देख रहे हैं इन चीज़ों को ना अपने पास, इसी तरह प्रैक्टिस से आपको ये प्रॉपर्टीज़, ये वैल्यूज़ आपको जो है ना माइंड में बैठना शुरू होंगी आहिस्ता आहिस्ता। ओवरलाइन, लाइन थ्रू और अंडरलाइन, मैंने इनकी 3 वैल्यू सेट करके आपको, मतलब 3 हेडिंग्स के लिए, फॉर H1, फॉर H2, फॉर H3, और बॉडी के अंदर उन हेडिंग्स को मैंने इस्तेमाल कर लिए। अब फॉर ऑल H1 हेडिंग्स जो हम लोग अपने HTML डॉक्यूमेंट में यूज़ करेंगे, उसने उनकी डेकोरेशन को ओवरलाइन कर दिया है। फॉर ऑल H2 हेडिंग्स जो हम अपने इस करंट डॉक्यूमेंट में यूज़ करेंगे, उसने उन तमाम के लिए उनकी डेकोरेशन को लाइन थ्रू कर दिया, और सेम H3 के लिए उनको अंडरलाइन कर दिया। अब अगर मैं इसको चलाता हूँ, सॉरी, अगर मैं इसको क्रोम में ओपन करता हूँ, ओपन विथ क्रोम, तो इस तरह का H1 के ऊपर H1 के जो हेडिंग है उसके ऊपर लाइन है, H2 के, सॉरी, H1 के ऊपर है और H2 के सेंटर में और H3 के अंडरलाइन है। अगर आप कोड देखें तो H1 के टेक्स्ट से ऊपर होना चाहिए ओवरलाइन, ठीक है। H2 का लाइन थ्रू था और H3 का अंडरलाइन था। इस तरह की आप डेकोरेशन इस्तेमाल कर सकते हो, इस तरह की आप डेकोरेशन यूज कर सकते हो, इस तरह की डेकोरेशन की वैल्यूज आप सेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये कोड एक बार डेकोरेशन की वैल्यूज लिख लें, फिर मैं आपको आउटपुट एक बार दिखा देता हूँ और फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन हमने उसकी 3 पॉसिबल वैल्यूज देख ली और हमने उसकी आउटपुट भी, मैंने दोबारा आप सामने ओपन कर दी, इस तरह से उसकी आउटपुट शो होगी। एक और टास्क देखते हैं, 3D टास्क। यहाँ पे जो भी मैंने आप लोगों से पूछा था, और शायद मेरे ख्याल से खिजर नाम है इनका, उन्होंने इसको कहा था कि इसको ऐसे कर लेते हैं। तो अब उसका एक सोल्यूशन की तरफ हम आ गए, हम उसके एक सोल्यूशन की तरफ आ गए। आप कह सकते हैं स्टाइलिंग के एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ आ गए, वो है क्लासेस का, क्लासेस का कॉन्सेप्ट, ठीक है। आप देख सकते हो, तसल्ली से कोड को देखो, बॉडी हेडिंग्स यूज की हैं। अच्छा, एक और छोटी सी चीज क्लास के, जिस तरह मैं कोड को रीड कर रहा होता हूँ ना, आप कोशिश करें कि आप इस तरह से जब कोड को पहली नज़र में देखो तो ये चीज़ें पहले फाइंड किया करो, ठीक है। अच्छा, कि आपके सामने HTML का इतना बड़ा कोड लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल ये तो चलो 26 लाइनों का, 2600 लाइनों का आ जाए, तो पहले आप उनकी तरफ जाओ, उन टैग्स की जानिब जाओ जो आपको आते हैं, जो आपको समझ आ रहे हैं, जो आप से रिलेटेड हैं। उसके बाद अब अगर आप डायरेक्ट पढ़ना शुरू हो जाओ
ये क्लास क्या लिखा है, ये अपर केस लोअर केस क्या, ये ऊपर डॉट क्यों यूज कर लिया, तो डेफिनेटली आपको बाकी कोड भी समझ नहीं आना। ठीक है, आप कोड को अपने जो है ना अपनी स्ट्रेंथ के साथ पढ़ा करो। अच्छा ये बॉडी का टैग है, इसमें जो चीज़ें डिस्प्ले होती हैं यहाँ लिखी होती हैं। अच्छा ये स्टाइल का टैग है, यहाँ स्टाइलिंग हुई होगी। अच्छा ये स्टाइल का टैग हेड में लिखा हुआ है, हाँ मुझे पता है कि हेड के टैग में स्टाइल लिखा जाता है। इस तरह से कोड को देखा करो ताकि जो है ना ओवरऑल पिक्चर आपको क्लियर होती चली जाए। 3 हेडिंग्स यूज़ किए, दिस इज सम टेक्स्ट उसमें मैंने लिख दिया, दूसरे में भी, तीसरे में भी लिख दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने जो है ना H1 के लिए मैं कुछ और स्टाइल चाहता हूँ, पहली वाले H1 के लिए, दूसरे वाले H1 के लिए मैं कुछ और स्टाइल चाहता हूँ, और तीसरे वाले H1 के लिए मैं कुछ और चाहता हूँ। इस तरह से अगर मैं काम करना चाहता हूँ, मेरी हेडिंग्स हैं और तीनों हेडिंग सेम है, और इनके लिए मैं डिफरेंट डिफरेंट जो है ना स्टाइलिंग चाहता हूँ, तो मुझे इस्तेमाल करना होगा क्लासेस का कॉन्सेप्ट। क्या मतलब है, मैं जैसे भी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, मैं उन्हें ऊपर ये एक क्लास बनाई है H1 डॉट, यानी कि H1 मेरे टैग का नाम, डॉट उस पर मैं किस किस्म की स्टाइलिंग चाहता हूँ, H1 डॉट अपर केस, एक्सक्यूज मी क्लास, सॉरी, H1 डॉट अपर केस मैंने लिखा है ऊपर जहां मैंने हाईलाइट किया हुआ है। तो वो अपर केस ऊपर जो मैंने लिखा है ना डॉट के साथ, ये कोई कीवर्ड नहीं है। आप यू सी लिख देते, आप यू सी लिख देते, आप यूपी लिख देते, आप जो मर्जी लिख देते, ये तो आपकी आसानी के लिए मैंने H1 डॉट अपर केस उसका नाम रख दिया क्लास का। अब ये क्लास क्या काम कर रही है, अगर आप देखें बाकी सब काम सेम है, उसी तरह सेलेक्टर की तरह बॉडी है। ठीक है, अगर आप गौर से देखें तो आपने जो सेलेक्टर था आपका, उस सेलेक्टर को जरा प्रॉपरली डिफाइन कर दिया कि अच्छा H1 अपर केस के लिए उसकी जो है ना एक मैंने प्रॉपर्टी सेट की है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की। ये क्या होता है अभी हम देख लेते हैं। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म को मैंने अपर केस किया हुआ है, ये जो बॉडी के अंदर लिखा हुआ है, हाँ ये तो कीवर्ड्स हैं, ये तो कीवर्ड्स हैं, लेकिन जो ऊपर H1 डॉट अपर केस लिखा है वो जो मर्जी नाम रखते हैं आप। इसी तरह मैंने H1 का एक और स्टाइल डिफाइन किया, ऐसे ऐसे याद कर लो कि H1 का मैंने एक और स्टाइल, अच्छा लोअर केस वाला, मैं इसको LC लिख सकता था, मैं लोअर लिख सकता था, कीवर्ड नहीं है तो जो मर्जी लिख सकता था, लेकिन हाँ जो इसकी बॉडी में मैंने काम टैग देने जो प्रॉपर्टी सेट करनी है वो तो कीवर्ड है, प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इसका लोअर केस है, और तीसरा मैंने कैपिटलाइज के लिए किया था तो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन मैंने कैपिटलाइज कर दी। अब बस एक चीज का फर्क क्या है कि आपने जब उसको कॉल करना है तो क्लास का कीवर्ड लिख के कॉल करना है। क्लास इक्वल्स टू, ऊपर देखे ना H1 डॉट के आगे जो लिखा होगा ना आपने, वो नीचे लिख देना है। आपने ऊपर लिखा था अपर केस, H1 डॉट अपर केस, तो नीचे आपने यूज किया अपर केस। आप नोट कर रहे होगे आपने दोबारा H1 डॉट नहीं लिखा, बिकॉज आप उसको H1 के टैग के अंदर ही कॉल कर रहे हो एक्चुअली। दूसरा भी देख लें, H1 के अंदर आपने लोअर केस कॉल किया, हालांकि ऊपर आपने क्या बनाया है H1 का लोअर केस, मगर क्योंकि कॉल ही H1 के अंदर हो रहा है तो आप ये समझ गए होंगे कि डॉट के बाद एक्चुअली क्लास का नाम लिखा जाता है। H1 के बाद एक्चुअली यानी कि टैग के बाद हम क्लास का नाम लिखते हैं, तो जिस टैग के लिए डिफाइन कर रहे होते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ क्लास का नाम लिख देते हैं। थर्ड भी देख लें, क्लास इक्वल्स टू कैपिटलाइज, और कैपिटलाइज एक्चुअली क्या है ऊपर आके देखें तो H1 के टैग के अंदर आपने एक क्लास डिफाइन किया कि अच्छा H1 कैपिटलाइज भी हो सकता है। वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाला अगर आप कॉन्सेप्ट हल्का फुल्का यहाँ पे यूज करो, देखो H1 की 3 क्लासेस होंगी, 3 क्लासेस, क्या आप कैटेगरीज नहीं कह सकते। अच्छा H1 की अपर केस वाली कैटेगरी, लोअर केस वाली और कैपिटलाइज वाली। हाँ आपकी जो रिक्वायरमेंट है आप H1 की वो वाली क्लास को कॉल कर लो विद द हेल्प ऑफ जो है ना क्लास का कीवर्ड, आपका क्लास का कीवर्ड। ठीक है, अब अगर मैं इसको चला के देखूं, मैं इसको रन करता हूं 3D टास्क को, ओपन विद गूगल क्रोम,
आप देख सकते हो कि इसकी जो स्टाइलिंग है वो डिफरेंट है। मैं साथ एक नोटपैड भी ओपन करके साथ इसके कर देता हूँ आपको। ये तीनों हेडिंग 1 है, ये तीनों हेडिंग 1 है। आपने जब अपर केस उसको सेट किया है तो देखिए पहले वाली हेडिंग सारी कैपिटल में आ रही है। आपने लोअर केस कर दिया तो आपने भले नीचे जो मर्जी लिखा है, आपने भले ही बॉडी में कैपिटल लिखा है स्मॉल लिखा है, ये आप देख भी सकते हैं। मैं इसको स्क्रॉल डाउन जरा करता हूँ। दिस इज सम टेक्स्ट जो आपने दूसरी हेडिंग में लिखा है, जहां लोअर केस को आप कॉल कर रहे हो, वहां दिस का भी टी बड़ा है लेकिन आपके पास स्मॉल लिखा आ रहा है। H1 की पहली हेडिंग जहां आपने अपर केस कॉल किया है वो सब कैपिटल में आ रहा है, आपने स्मॉल लिखा हो या कैपिटल लिखा हो, बिकॉज आपने जो क्लास कॉल कर दी है उस क्लास के अंदर आप उसकी प्रॉपर्टी सेट कर चुके हो। और सर कैपिटलाइज में जी जी सर वो जो हमने लिंक डाला था, अब उसी में हमने भी अगर चेंजेस करनी है, मतलब तो आप जैसे कह रहे थे कि हमने एक में हमें अंडरलाइन चाहिए दूसरे में नहीं चाहिए, तो सर हम यही केस करेंगे उसमें भी। मतलब हमारे एग्जैक्टली पास ए था, ए डॉट एग्जैक्टली हम कर देंगे अंडरलाइन, फिर वो क्लास में हम अंडरलाइन एक में जिसमें अंडरलाइन चाहिए, एंड दूसरी क्लास हम फिर बनाएंगे ए डॉट जिसमें अंडरलाइन ना हो, विदाउट अंडरलाइन कर लें, तो उसमें हम फिर बिल्कुल ये सही। दूसरी चीज डालेंगे। बिल्कुल आप, मैं यही बाइसी वो मैंने क्वेश्चन वो कंफ्यूजन क्रिएट ही इसी आंसर के लिए की थी। मेरे ख्याल से आप सही जा रहे हो कि आपने जिस टैग की जितनी क्लासेस बनानी बना लो, जिस टैग की जितनी क्लासेस बनानी बना लो। हाँ, जब नीचे टैग यूज करोगे तो आपके पास चॉइस होगी कि आप इसके लिए कौन सी क्लास कॉल करना चाहते हो, तो आप इस तरह से भी कॉल कर लोगे जिस तरह इन्होंने बताया। एग्जैक्टली बिल्कुल वो एग्जाम्पल ऐसे ही होगी, बिल्कुल इसी तरह होगी। सर जी बात सुनिए। जी जी सर जी ये कन्फ्यूजन भी इनको बता दे कि जो मैंने क्लासेस के नाम लिखे अपर केस लोअर केस कैपिटलाइज, ये कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि इनके जहन में यही है कि ए डॉट अंडरलाइन होगा। अंडरलाइन क्लास का नाम नहीं है, क्लास का नाम हम अपनी मर्जी से लिखते हैं। बिल्कुल जैसे इनको ये इन्होंने हाँ, बिल्कुल जैसे इनको इन्होंने ये कहा इन जी बिल्कुल आप बोलें। बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे मैंने स्टार्ट में भी बताया आपको, H1 डॉट अपर केस लिखा हुआ है ना, ये क्लास का नाम। डॉट अपर केस कुछ भी हो सकता है, जैसे इन्होंने भी कहा ये कुछ भी हो सकता है। डॉट अपर केस से अपर केस नहीं हो रहा, ठीक है। क्लास का नाम कुछ भी हो सकता है, आप ABCD लिख सकते हो, वो मैंने जैसे कहा अप लिख सकते हो, UC लिख सकते हो, मतलब कोई भी ऐसी चीज जो आपको सेंस कर रही हो, बाद में आपको कॉल करने में आसानी हो, तो आप कुछ भी नाम लिख सकते हो। इसके अंदर जो आपने, इसको मैं हाईलाइट करता हूँ आपको भी नजर आ जाएगा कि आपने जो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी को वैल्यू दी है अपर केस, इसकी वजह से ही अपर केस में आ रहा है। जैसे सिफत ने कहा H1 डॉट अपर केस कुछ नहीं है, डॉट अपर केस कोई भी नाम हो सकता है, डॉट लोअर केस कोई भी नाम हो सकता है, क्लास का कोई भी नाम हो सकता है, जरूरी नहीं है वो आपने कीवर्ड ही रखना है। जी सर, हमने तो बस सिंटेक्स में वो बस डॉट बीच में डालना है, हाँ, और डॉट डालो, बाकी हम जो है वो हम अपनी याद दहानी के लिए कोई भी नाम रख सकते हैं। कोई भी नाम रख सकते हैं, क्लास किसी को भी, सर यहाँ तक जी जी सर फिर बॉडी में हम H1 क्लास इक्विवेलेंट लिखेंगे, लाइक अगर ए हम ऊपर अपर के नेम में। एक सेकंड, दो क्वेश्चंस आ रहे हैं, एक एक करके पूछे, मैं दोनों को आंसर करता हूँ। एक जैसे अभी आपने जो क्वेश्चन किया वो रिपीट कीजिएगा। सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जैसे आपने कहा कि H1 डॉट ए कोई भी नाम रख सकते हैं अपर केस की जगह, तो फिर बॉडी में भी हम H1 क्लास इक्विवेलेंट टू कोर्स में ए ही लिखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमने ए नाम बिल्कुल, जो आपने ऊपर क्लास का नाम रखे वही नीचे जो है ना कॉल करते हुए भी उसको लिखेंगे, बिल्कुल वही नाम लिखेंगे। सर जी इधर चेंज कर इनको ज़्यादा क्लियर हो जाए। मैं ये मैं अपर केस का सर मैं चेंज करके बताता हूँ। जी जी पूछें। सर ये हम तीनों क्लासेस का नाम सेम रख सकते हैं? तीनों क्लासेस का नाम सेम रखेंगे तो प्रॉब्लम होगी। उसकी वजह ये कि फिर आप देखो तीनों में डिफरेंस नहीं रहेगा। आपने नाम अगर रख दिया, जब आप कॉल कर रहे होंगे तो आपका जो है ना, जब आप इसको चलाएंगे तो ब्राउज़र कंफ्यूज होगा कि वो आप इसमें से कौन सी वाली क्लास की बात कर रहे हो,
ठीक है, तो उसके लिए आप जो है ना डिफरेंट नाम रखें तो ज़्यादा बेहतर है। जैसे सिबगत ने कहा h1 डॉट अप कर देते हैं इसको, ठीक है, और जब मैं नीचे से कॉल करूंगा तो मैं यहाँ पर इसको भी अप रखूंगा, आपकी स्क्रीन पे भी आ जाएगा। मैंने पहले वाली क्लास का नाम चेंज किया और जब नीचे से कॉल कर रहा हूँ तब भी उसका नाम मैंने चेंज कर दिया, ठीक है। मैंने सेव किया और मैंने अपने डॉक्यूमेंट को आकर रिफ्रेश किया तो इसमें कोई चेंज नहीं आया, कोई चेंज नहीं आया क्योंकि मैंने दोनों जगह पे क्लासेस का नाम सेट कर दिया। कोई डाउट्स यहाँ तक क्लास, क्योंकि ये क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके CSS का, इसलिए कोई भी डाउट शाउट्स कोई क्वेश्चंस हो तो पूछें, मैं उनको आंसर करके आगे जाता हूँ। सर अगर हमने यहीं से इनकी अलाइनमेंट करनी है तो हम यही क्लासेस को यूज करते हुए ही उनको भी आगे इसी तरह लिखते जाएंगे बिल्कुल, जो स्टाइल अलाइनमेंट, के अंदर। बिल्कुल, जैसे टेक्स्ट अलाइन कॉलन क्या करना है जी, सेंटर करना है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर करना है, और मैंने इसको सेव कर दिया। अब ये जो मैंने प्रॉपर्टी डाली है ये अप नाम की क्लास में डाली है, तो मैंने आके उसको रिफ्रेश किया तो भी आप लोगों को नजर आ जाएगा कि मैंने जो पहली वाली हेडिंग थी जहां अप कॉल हो रहा है वो सेंटर में भी जा चुका है, ठीक है। इसका फॉन्ट का कलर चेंज करना है, इसका फॉन्ट का साइज चेंज करना है, तो जो आपको इसमें चेंजिंग्स करनी है आप इसकी बॉडी में वो प्रॉपर्टी और उसके आगे उसकी वैल्यू, प्रॉपर्टी और वैल्यू सेमीकोलन से अलग करते चले जाओ, तो आप इसकी सारी की सारी स्टाइलिंग आसानी से कर सकते हो। कोई डाउट्स क्लास तक? क्लियर है सर। सही, चलिए नेक्स्ट टास्क ओपन करते हैं। ये 3D था, 3E ओपन करते हैं। ये फॉन्ट वेरिएंट कोई चीज़ आ गई इसके अंदर, फॉन्ट वेरिएंट की उसने जो है ना प्रॉपर्टी आपको इसमें इंट्रोड्यूस करवाई है। इसमें आप देखें जैसे इन्होंने भी कहा था ए का टैग करेंगे, बिल्कुल ए डॉट करके करेंगे, यहाँ पैराग्राफ आ गया ना, तो पैराग्राफ की आपने दो क्लासेस बना ली, पैराग्राफ की आपने दो क्लासेस बना ली, ठीक है। एक पैराग्राफ को नॉर्मल की स्टाइलिंग रखना चाहते हो, एक पैराग्राफ को स्मॉल की स्टाइलिंग रखना चाहते हो। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज चलें मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ। अगर आपकी स्क्रीन पे अब आ जाएगा ड्रॉ के, मैंने नीचे ना 3 पैराग्राफ कर दिए, मैंने 3 पैराग्राफ कर दिए और तीसरे पैराग्राफ में दोबारा मैंने वो नॉर्मल वाली क्लास कॉल कर ली है। मैंने नॉर्मल वाली जो क्लास, नॉर्मल नाम की क्लास है, वो मैंने 2 पैराग्राफ में यूज कर ली। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आपके पेज के ऊपर 10 पैराग्राफ आ रहे हैं, 5 के ऊपर आप नॉर्मल रखना चाहते हो, 5 को स्मॉल रखना चाहते हो, तो आप एक क्लास को बार बार रीयूज कर सकते हो, एक क्लास को बार बार आप रीयूज कर सकते हो, जहां जहां आपको मतलब वो स्टाइलिंग रिक्वायर्ड है, वो स्टाइलिंग जितनी बार आपको रिपीट करनी है आप रिपीट कर सकते हो। यहाँ आपको शायद वो बात समझ आ रही हो कि स्टाइलिंग करने का थोड़ा स्मार्ट तरीका आने लग गया। याद है कल क्लास में मैंने आपको इंटेंशनली वो एक CV वाला जो क्वेश्चन दिखाया था, उसमें मैंने आपको दिखाया था, अगर बाद में बेशक रिकॉर्ड देख लीजिएगा कोड इसका, जो लिस्ट आइटम्स थे ना टेबल के, लिस्ट आइटम्स थे टेबल के, उसमें मैंने स्टाइलिंग की थी और बड़े अजीब तरीके से की थी, जानबूझ के मैंने हर लिस्ट आइटम की पैडिंग सेट की थी। अब मेरे उस डॉक्यूमेंट में 9 लिस्ट आइटम्स थे, 9 लिस्ट आइटम्स, और मैंने हर एक के स्टाइल की प्रॉपर्टी जाके सेट की थी, इंटरनल CSS, मैंने हर एक की इंटरनल CSS की थी, जो एज अ बिगिनर तो काम चला देती है, लेकिन अब मेरे ख्याल से आपको वो चीज़ मुनासिब नहीं लग रही होगी
कि यार ये काम तो रिपीट हो रहा था, ये बार बार क्यों किया। तो आप इसके लिए क्या करते, आप एक बार इसकी क्लास बनाते और नीचे क्लास कॉल करते रहते बार बार। आपने सिर्फ क्लास का नाम कॉल करना था और जितनी भी स्टाइलिंग उसमें इम्प्लीमेंट हुई हुई है वो ऑटोमेटिकली इसमें कॉल हो जानी थी, उसमें ऑटोमेटिकली कॉल हो जानी थी। तो ये भी है कि आप एक बार एक क्लास को बनाओ और क्लास को जब जब आपको ज़रूरत है आप उसको कॉल करते चले जाओ, तो वो तमाम स्टाइलिंग आपकी इसमें कॉल हो जाती है। वेब के अंदर एक चीज़, एक अच्छी प्रैक्टिस ये होती है कि आप चीज़ सीखते हो, ठीक है, और सीखने के बाद कुछ टाइम आपको रियलाइज होता नहीं पहले वाला तरीके से दूसरा तरीका ज़्यादा स्मार्ट है। वेब में, वेब इंजीनियरिंग में जो आपकी असल लर्निंग ही यही है कि आप अपने कोड को स्मार्ट से स्मार्टर कैसे बनाते चले जाते हो विद द पैसेज ऑफ टाइम। अगर आप आज जिस जगह पे स्टैंड कर रहे हो, आज से आप महीना पहले, 2 महीने पहले भी आपका इतना ही नॉलेज था दैट या इसी तरह से कोड लिखते थे, दैट मीन्स कि आपने कोई सच नई प्रोग्रेस नहीं की। शायद आपको आइडिया होना शुरू हो गया हो यार एक काम करने के तो कई तरीके हैं, और ज़रूरी नहीं कि भाई आपको जो चीज़ आती है या जो तरीका आपको आता है वही सबसे स्मार्टेस्ट तरीका है, वही सबसे स्मार्टेस्ट तरीका है, कि ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए आपको वक्तन फ़वक्तन अपने आप को अपग्रेड करना पड़ता है, क्या नॉलेज वाइज और क्या टेक्निक वाइज, ठीक है। लेटर ऑन आपने इसी में प्लगइन्स बनाने हैं, लेटर ऑन आपने अपनी अपनी साइट के लिए, अपनी एप्लीकेशन के लिए इसी में प्लगइन्स बना डिज़ाइन करके अपने साइट पे इम्प्लीमेंट करने हैं, या कोई प्लगइन परचेज करके उसको एडिट करना है। तो आपको जब डिफरेंट अंदाज से लिखे जाने वाले कोड्स का आइडिया ही नहीं होगा तो आपने क्या एडिट करना है, मेरी बात समझिएगा ज़रा। तो अपने आप को इस तरह वक्तन फ़वक्तन जो है ना इम्प्रूव लाजमी करना है, ताकि आप डिफरेंट स्टाइल्स के जो कोड हैं उनको ना सिर्फ समझ सको बल्कि उस तरह से जो है ना कोडिंग अपनी टेक्निक भी, अपनी कोडिंग टेक्निक भी जो है ना आप जो है अपनाते चले जाओ, और आप मतलब अपने आप को क्या कह सकते हैं उससे पॉलिश करते जाओ, ठीक है। ये चीज़ लास्ट में देखिएगा। अब इसको अगर हम चला के देखते हैं 3E टास्क को क्रोम में, तो आपके पास ये अब शो हो रहा होगा इस तरह के स्टाइल में, माय नेम इज़ जो भी ये नाम है, और दूसरा भी इन्होंने नाम जो लिखे, इसका कोड मैं अगर सामने साथ ओपन करूँ आपके, ये देखिए फॉन्ट वेरिएंट स्मॉल में तो वो नॉर्मल लिखा गया है, सॉरी हाँ नॉर्मल में वो आम अंदाज से लिखा गया है। अगर आप स्मॉल कैप्स में करते हो तो वही चीज़ स्मॉल साइज में कैपिटल में लिखी गई है। ये इसका एक फॉन्ट का वेरिएंट है ना, ये फॉन्ट के वेरिएंट की प्रॉपर्टी है इसकी, कि आप स्मॉल में, स्मॉल मतलब स्मॉल मींस अगर आप गौर से देखें हमने दो चीज़ें सेट कर दी हैं भाई, कैपिटल लिखना लेकिन छोटे साइज में, कैपिटल लिखना छोटे साइज में, तो इसके लिए हम लोग स्मॉल कैप्स यूज करते हैं, स्मॉल कैप्स यूज करते हैं। और ये तीसरा पैराग्राफ नहीं आया था और अब आ गया है, पहले क्यों नहीं आया था, क्योंकि इसको मैंने सेव नहीं किया था। 3 पैराग्राफ्स आ गए। अब आप तीसरे वाले को भी नॉर्मली स्मॉल ही करना चाहते हो, ठीक है, स्मॉल टाइप करो, कंट्रोल S किया और डॉक्यूमेंट और रिफ्रेश किया तो वो भी आपके पास स्मॉल में लिखा आने शुरू हो गया। स्मॉल वाली क्लास, स्मॉल वाली क्लास के स्टाइल के मुताबिक लिखा आना शुरू हो गया, ठीक है। इस तरह से आप इनको क्लासेस को डिफरेंट जगह पे बार बार रिकॉल कर सकते हो। कोई डाउट यहाँ तक हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल पे लेके जाता हूँ। क्लियर है सर। गुड, ओके, नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। ओके, इसमें दोबारा आपको वही बता रहा है, उसकी वाली आर्म सेलेक्टर वाला स्टाइल बता रहे हैं। अच्छा जी, एच, ये अब देखें इसमें क्लास नहीं है। अब मेरे ख्याल से आपको ये कोड पसंद ही नहीं आ रहा होगा, आपको ये क्या है, मतलब इस तरह क्यों कि सारे H3 के लिए ब्लू क्यों कर दें, सारे H2 के लिए हम लोग ग्रीन क्यों ग्रीन कर दें, ठीक है।
और सारे पैराग्राफ्स का साइज 200% होगा। भाई अब कोई पैराग्राफ छोटा लिखना है तो फिर क्या करें, फिर आपको बनानी पड़ेगी क्लास, फिर आपको क्लास बनाना पड़ेगी। ठीक है, तो ये कोड तो आप सबको मिल जाएगा। आप अपने पास ना ये H1 की क्लास बना के इसको देखना, H2 की क्लास बना के मैं भी बना तो दूं यहाँ पे, लेकिन अगर जब मैं रन टाइम पे टाइप करूंगा ना तो किसी की अगर स्पीड नेट की स्लो होती है तो उसको नज़र ही नहीं आएगा प्रॉपर। तो इस यानी कि बेशक मार्क कर लो अपने पास, ये फाइल का नाम है 3 टेक्स्ट, यानी कि थर्ड फाइल का नाम है 3 और आगे टेक्स्ट लिखा हुआ है मैंने। इसको क्लासेस में कन्वर्ट करना, इसको क्लासेस में कन्वर्ट करना अपने पास, और फिर जो है ना आपको ज़्यादा बेहतर आइडिया होगा। अब देखें बॉडी है, बॉडी के लिए फॉन्ट साइज उसने 30 पॉइंट्स कर दिए। अब देखें यहाँ पे समझ आता है, अब आपके पास कोड में बॉडी सर तो एक ही होगी जी। सर आप ये जो हमें पहले क्लासेस से पहले आपने हमें तोड़ तोड़ के वो चीज़ सिखाई है, उसके बाद क्लासेस सिखाई है, तो सर जो अगर आप हमें क्वेश्चन एक देते हैं तो उसमें आप हमें ये ऑप्शन देंगे कि आप जो है ये इस तरह काम करो, या आप मर्जी से काम का हम कर सकते हैं, कोई भी आप हमें जिस तरह चीज़ दे देते हैं कि इस तरह करनी है, आपने ये चीज़ बनानी है, तो उसमें हमारे पास मर्जी होगी या आप मेंशन करेंगे कि आपने इस तरीके से इसको करना है? ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे ना, कुछ क्वेश्चंस में चीज़ें मेंशन की जाएंगी कि क्लासेस बनाएं इसकी ना, आगे एक कॉन्सेप्ट आएगा आईडी का, ये इसको आईडी से बनाएं। ठीक है, तो बस ये चीज़ बना के दे दें, तो वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। वो कुछ क्वेश्चंस ऐसे ओपन एंडेड भी होंगे, जैसे मर्जी आप बनाएं, कुछ होगा जी क्लासेस यूज़ करें, आईडी यूज़ करें या फलानी चीज़ यूज़ करें, इस तरह से होगा। बट सर इसमें रिस्ट्रिक्शन क्यों है? क्योंकि वेब में तो बंदे को जो चीज़ मतलब इजी लगे वो फिर उसको वही चीज़ फिर करनी चाहिए, फिर उसी पे वो आगे चला जाए, तो सर ये इस तरह। ऐसा ही है, लेकिन आपको मेरे ख्याल से ये चीज़ आइडिया होगी कि इस एग्जाम्पल को गौर से देखो, पैराग्राफ का फॉन्ट साइज 200% कर देना, ये हमें किसी पैराग्राफ को अगर छोटा करना होगा, किसी पैराग्राफ का फॉन्ट साइज छोटा करना है और किसी पैराग्राफ का साइज बड़ा करना है, तो ये चीज़ ज़रा सूट नहीं कर रही। क्या ख्याल है? मतलब फिर हमें मजबूरन क्लासेस की तरफ ही जाना पड़ेगा ना। यस ऐसा ही है सर, ना? बिल्कुल। इसी तरह H3 के लिए भी, मतलब आपके पेज पे हो सकता है 10 बार H3 आ रहा है, अब कुछ के लिए आप डिफरेंट स्टाइल, कुछ के लिए डिफरेंट, तो आपको मजबूरन क्लास की तरफ जाना पड़ेगा। हाँ, लेकिन एक चीज़ आप देख रहे होगे, बॉडी को मैंने 30 पॉइंट्स किया है, ये चल जाएगा, इसकी क्लास बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके प्रोग्राम में एक मेन फंक्शन होता है, यहाँ पे भी एक बॉडी होगी तो वो सबके लिए फिर 30 पॉइंट्स कर देगी पूरी बॉडी के लिए। ठीक है, इसलिए ये दिखाने का मकसद आपको ऊपर देखें, फॉन्ट फैमिली की एक वैल्यू भी दिखाना था, ये भी एक वैल्यू हो सकती है। H1 के लिए आपने फॉन्ट फैमिली सेट कर दी। ओके, इसको मैंने सेव किया, इसको मैं चला के देखता हूँ, ये है 3 टेक्स्ट का, इसको मैं चलाता हूँ, ओपन विद गूगल क्रोम। जैसे हमने इसको ओपन किया, ये देखें इस तरह की स्टाइलिंग आ गई। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग यूजिंग CSS इज रियली फन, बॉडी इज 30 पॉइंट्स साइज और पैराग्राफ 200%। यहाँ पे ना कुछ छोटी मोटी चीजें चेंज करके देखते हैं, मैं कोड भी शायद ओपन करता हूँ इसको छोटा करके, हम जरा देखते हैं किस चीज का क्या इफेक्ट होता है। मैं बॉडी को ना 30 पॉइंट्स के निस्बत मैं इसको 10 पॉइंट्स कर देता हूँ। बॉडी को, मतलब बॉडी में फॉन्ट साइज मैंने 10 पॉइंट्स कर दिए। और एक बात गौर कीजिएगा, ये सारे के सारे टैग्स कहाँ इस्तेमाल हुए हैं? H1, H2, H3 या P का टैग? बॉडी में। बिल्कुल, ये सारे टैग्स बॉडी के टैग में इस्तेमाल हुए हैं। अब जरा इसका इफेक्ट देखिएगा, मैंने आके इसको मैंने सेव किया और मैं अपने पेज को रिफ्रेश करने जा रहा हूँ, शायद आपको नजर आ गया हो कि ओवरऑल सर जी सब काफी पे छोटा हो गया, काफी छोटा हो गया। ठीक है, मीन्स के अब 13 पिक्सल्स। मैं इसको बड़ा करता हूँ। मैं बताना चाह रहा हूँ कि ना, देखा आपने कि
आपने बॉडी का फॉन्ट साइज सेट किया तो उसमें आने वाले तमाम टैग्स के ऊपर असर हो गया। हम इसको दोबारा 30 पे ले जाते हैं, वो अच्छा है, वो प्रॉपर नजर आता है। 30 पॉइंट्स किया तो दोबारा से वो ओरिजिनल साइज में आ गया, मतलब ओरिजिनल मतलब जो पहले आपने सेट किया था। फॉन्ट साइज पैराग्राफ को मैंने 200% किया, इसको मैं अगर करूं 100%, 100% करता हूं तो इसको देखते हैं, मैंने सेव किया। तो गौर कीजिएगा जरा, सिर्फ मैंने पैराग्राफ के टैग के अंदर एडिटिंग की है। जरा ओवरऑल इस पे इफेक्ट देखिएगा आपके पास वेब पेज पे क्या आता है। मैं रिफ्रेश करने लगा हूं, सिर्फ पैराग्राफ का टैग छोटा हुआ है, सिर्फ पैराग्राफ का टैग, सिर्फ पैराग्राफ का जो आपका टैग है, जो पैराग्राफ का टैग है उसके ऊपर इफेक्ट आया। इसी तरह इसको वापस हम करते हैं 200%, और अब ये 200% किसका हो रहा है? देखें, पहले उसने रखा बॉडी का साइज 30 पॉइंट्स, उसके बाद उसने पैराग्राफ का जो साइज है 16 उससे डबल कर दिया। ठीक है, तो इस हिसाब से ये साइज वगैरह आपका सेट कर रहा है। 200% का सादे 200% का मतलब ये है कि यार 16 को 2 टाइम्स बड़ा कर दो, तो उसके हिसाब से आपका पैराग्राफ जो है ना उसका साइज इंक्रीज कर जाएगा। मैं दोबारा इसका कोड, आप इसका लेआउट देख लें एक बार अच्छे से। मैंने एक का कलर चेंज किया, एक को ब्लू किया है, एक को ग्रीन किया है, एक को रेड किया है, बाकी और इनके साइज वगैरह मैंने थोड़े बहुत सेट किए हैं। अब इसको मैं बड़ा करके आपको दिखाता हूँ। ये इसकी स्टाइल, एक बार जो लिखना चाह रहे हैं एक बार लिख लें, फिर आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक हो गया, इस स्टाइलिंग की जा सकती है। हम नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें इसने क्या बताया। अच्छा ये भी, अच्छा ये मैंने क्लास नहीं बनाई इसमें, क्योंकि इसमें एक ही मैं फिलहाल भी टैग यूज कर रहा हूँ। लेकिन इसमें जो इन्होंने प्रॉपर्टीज यूज की हैं इस पर जरा गौर करें, बेशक लिख लें, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। H1 में देखें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज देख रहे हैं। जैसे आप कह रहे थे ना अभी, इटैलिक वाला, सेंटर वाला, वो देखें सारे। इंडेंट देखें, अलाइन देखें, स्पेसिंग देखें, 2 तरह की स्पेसिंग है। ये लिख लें एक बार, मैं फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सर इसमें हमने कोई फॉन्ट फैमिली नहीं बताई हुई, इसमें हम सब कुछ वो खुद ही इसको डिजाइन कर रहे हैं, वर्ड स्पेसिंग और ये वो चीज है ना सर, जो ऐसे पैराग्राफ है, बिल्कुल इसमें कोई हमने फॉन्ट फॉन्ट फैमिली, फैमिली नहीं है। तो ये क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट जो स्टाइल है उसमें आ जाएगा। आप जी मतलब सर। चाहे ना तो फॉन्ट फैमिली एरियल कर दो, टाइम्स मतलब वर्दाना कर दो, कोई कोई भी राइटिंग स्टाइल आप रख सकते हो। तो आपको फॉन्ट फैमिली स्पेसिफाई करना होगी, नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट वाले में आएगा। ये लिख के मुझे बताइएगा, फिर मैं एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ।
जी सर। चलिए एक सेकंड जरा मैं सर जी अटेंडेंस लेनी है। आप ऐसा करो ना सिब्बत साथ एक बार ना स्निपिंग टूल से इसकी वो साइट पे ना जो जो है ना प्रेजेंट उसके स्क्रीनशॉट ले लोगे ना तो आ जाएगा कि कौन कौन है। ठीक है, यस सर जी, मैंने ले लिए, एक्सेल पे बनाई हुई है शीट। बस बेहतरीन है, थैंक यू थैंक यू। इसको चलाते हैं, अब जरा चला के देखते हैं इससे क्या फर्क। वर्ड स्पेसिंग है ना, हर वर्ड के बीच में स्पेस, जैसे वेब फिर प्रोग्राम, नीचे ये कॉल किधर हो रहा है, वेब वर्ड स्पेसिंग पैराग्राफ में आ रही है, पैराग्राफ में आपने लिखा है वेब फिर वर्ड स्पेसिंग 10 पिक्सल्स का आएगा, प्रोग्रामिंग फिर जो है ना 10 पिक्सल्स का वर्ड्स में स्पेस आएगा। लेटर स्पेसिंग भी स्पेसिफाई कर सकते हो, वो हमने यहाँ की है। लाइन हाइट, 2 लाइंस में जब डाटा आएगा तो उनके बीच में स्पेस कितना हो, टेक्स्ट कितना इंडेंट करना है और अलाइन उसको जस्टिफाई करना है। इसको चला के देखते हैं, हमने पढ़ तो लिया इसको। इसका नाम है 4, फोल्डर में गए, इसको हमने ओपन विद क्रोम किया तो कुछ इस तरह की चीज़ दिखना शुरू हो गई। मैं इसका कोड भी सामने रख देता हूँ आपके। इस तरह से ये चीज़ दिख रही है आपको। वेब प्रोग्रामिंग हैज़ ऑलवेज बीन वेरी इंटरेस्टिंग। इनके वर्ड्स के बीच का स्पेस देखें, वेब के 3 लेटर्स के बीच का स्पेस देखें, जस्टिफाइड है। इंडेंट देखें 50 पिक्सल्स का, वेब पेज के शुरू से नहीं हो रहा, उसको 50% इंडेंट दिया है, 50 पिक्सल्स का इंडेंट दिया आपने। हम क्या करते हैं, ये इंडेंट 50 से बढ़ाते हैं 90 कर देते हैं, लाइन की हाइट हम 50 के बजाय 100 कर देते हैं और जस्टिफाई की जगह हम इसको सेंटर कर देते हैं। आप लोगों ने अपने पास कोड लिखा हुआ भी होगा तो कंपेयर कर ले मैंने क्या क्या चेंज किया। मैंने अलाइनमेंट चेंज की है, टेक्स्ट की अलाइनमेंट को सेंटर कर दिए, मैंने इंडेंट बढ़ा दिया 50 से 90 की तरफ, लाइन हाइट भी मैंने ज्यादा कर दी है। तो मैंने इसको सेव किया, जैसे मैंने इसको रिफ्रेश किया तो आपके सामने, सॉरी एक मिनट, आपके सामने है हाइट भी बढ़ गई, इंडेंट भी बढ़ गया और ये सेंटर में आ चुका है। सेंटर में कैसे आपको पता लग रहा है, दोनों साइड्स पे देखें इक्वल, और ये सेंटर से एक्चुअली स्प्रेड हो रहा है, सेंटर से एक्चुअली सर ये स्प्रेड हो रहा टेक्स्ट है। ट्रांसफॉर्म क्या है? टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म देख लेते हैं। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, अच्छा ये हमने हेडिंग में यूज किया, उसको देखें वो कैपिटलाइज्ड है। टेक्स्ट की ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो कैपिटलाइज्ड है, मैंने नीचे भी है कैपिटल, तो ये आपके पास, इसको ऐसा करते हैं हटा के देख लेते हैं। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म को मैंने 1 मिनट के लिए कट किया और ये है आपका हेडिंग 1 में, ठीक है। इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। आपके पास जब ऑलरेडी असल में वो कैपिटल में लिखा हुआ तो ये कैपिटल में ही लिखा आ रहा है, इसलिए इसमें इतना फर्क नहीं पड़ रहा। अगर आप उसको जाते हो अगर आप जाते हो इसमें जो है ना नीचे स्मॉल लिखो तो उसमें भी इसका इफेक्ट आएगा। सर जी HTML में इसको चेंज कर ले साथ, ताकि कंफर्म हो जाए, मतलब वैसे ही हाँ आम लेटर्स में लिख दे। हाँ यही सर। ये देख रहे हैं आप, ये देखिएगा इसका असर क्या हुआ इस पे, इसका असर क्या हुआ। कैपिटलाइज आपको मैंने जैसे बताया था, ये फर्स्ट लेटर बड़ा करता है, कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर बड़ा करता है। टेक्स्ट इफेक्ट्स, टेक्स्ट टी छोटा, ई इफेक्ट छोटा, तो पहला लेटर टेक्स्ट इफेक्ट्स, लेट सपोज इन HTML मैंने लिख दिया। अब ये 4 वर्ड्स हो गए, नहीं HTML नहीं CSS है, CSS 4 वर्ड्स हो गए।
अब इसको मैंने सेव किया, इसको मैंने रिफ्रेश किया, इन का आई और सी का CSS ये बड़ा होना चाहिए और बड़ा आ रहा है। ये काम करता है कैपिटलाइज, मतलब अगर आप टेक्स्ट को ट्रांसफॉर्म करो, यानी कि टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी को कैपिटलाइज करो। ठीक है सर। ठीक हो गया। इसके बाद अच्छा, इस कोड को मैं दोबारा एक बार इसलिए भी दिखाना चाह रहा हूँ कि ये कुछ यहाँ से अगर आप देखें तो प्रॉपर थोड़ी स्टाइलिंग शुरू हो रही है। आप जितना ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ को जानोगे उतना ज़्यादा आपको स्टाइलिंग का पता चलेगा। जितना ज़्यादा आप प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लोर करोगे उतना आपको ज़्यादा बेहतर आइडिया होगा। जितना ज़्यादा इनकी वैल्यूज़ को चेंज करके देखोगे, ठीक है। कोई भी टैग आप देखो तो उसकी वैल्यूज को चेंज करके देखो। मैंने आप लोगों को एक टास्क जो है ना आपके साथ शेयर किया था, आपको याद है स्लाइड्स के अंदर, कि वो नेविगेशन बार बनाए HTML के अंदर, उसमें स्टाइलिंग हुई हुई थी सारी। तो उसमें मैंने आपसे क्लास में भी कहा था, उसमें कई सारी चीज़ें ऐसी थी, अब तो खैर पढ़ ली हैं, कई चीज़ें ऐसी थी जो उसमें आप फर्स्ट टाइम उन प्रॉपर्टीज़ को देख रहे हो, उनको चेंज करके देखें। अच्छा, ये उसमें भी डेकोरेशन था, उसमें और भी ऑर्डर्ड लिस्टिंग का स्टाइल हमने नन किया था, बैकग्राउंड चेंज किया था। आप उस कोड को देखो, अगर तो उस कोड को रीराइट कर सकते हो बहुत अच्छी बात है, उस कोड को रीराइट करो कि भाई वाकई इस कोड से ये आउटपुट आती है कि नहीं आती। उसके बाद उस कोड के साथ प्ले करो, अच्छा इसकी ये वैल्यू चेंज करके देखते हैं, ये हैश में क्यों लिखा हुआ है, ये अच्छा टेक्स्ट की वैल्यू उसने ऐसी क्यों दी है। जब तक आप इस तरह कोड से प्ले नहीं करोगे आप कॉम्प्लेक्स किस्म के डिज़ाइंस की तरफ नहीं जा सकोगे। अभी हम बेसिक्स पर डिस्कशन कर रहे हैं, आगे आने वाले डिज़ाइन आपने तो खुद सोचना है, जैसे उन्होंने भी कहा था कि हम तो किसी तरह भी बना सकते हैं। तो किसी तरह भी बनाने के लिए बहुत लाजमी है कि आपने पहले अच्छे से एक्सप्लोर किया हो मुख्तलिफ किस्म के आपके प्रॉपर्टीज़ के आपने एक्सप्लोर किया हो और उनकी वैल्यूज़ को आपने एक्सप्लोर किया हो और आपने CSS लिखने के स्टाइल्स को एक्सप्लोर किया हो। ये बज़ाहिर बहुत नॉर्मल सी बातें लगती हैं, लेकिन हमें ये सब करना होगा। और वही बात, अगर आपको HTML में कन्फ्यूजन है तो आप CSS ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाओगे, आप इम्प्लीमेंट किस में करोगे। और इससे भी ज़्यादा गंभीर बात ये कि अगर आप डिज़ाइनिंग में इतने कंफर्टेबल नहीं हो तो आप एक्चुअली डेवलपमेंट किसकी करोगे। आपको अगर फ्रंट एंड का आइडिया नहीं है, मिसाल के तौर पे आप कंफर्टेबल नहीं हो HTML CSS के अंदर, तो भाई आपने जो बैक एंड कोड करना है फ्रंट एंड के लिए तो किस पे करोगे। आपने एक स्टैटिक चीज़ को डायनामिक बनाना है, तो डायनामिक किसको बनाओगे कि आपको अगर स्टैटिक पे ग्रिप नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है इस कोर्स के साथ इंसाफ करने के लिए, अपनी डिग्री के साथ इंसाफ करने के लिए, और इन अ लॉन्ग टर्म जो आपका FYP होगा उसके लिए एक ऑप्शन आपके पास वेब का भी होता है। तो वेब पे प्रोजेक्ट सोचा ही नहीं जा सकता जब हम लोग इन चीज़ों के साथ नहीं हमने खेला होगा। अभी इवन दो टाइम है, सेमेस्टर का स्टार्ट है, फर्स्ट मंथ है आप लोगों का, लेकिन ये चीज़ें अभी से प्लीज़ इसको एक्सप्लोर करना शुरू करें फॉर योर सेल्फ, ठीक है, कि आप उसको फिर सीख सको और इस कोर्स को थोड़ा जस्टिफाई कर सको, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ मार्क्स की टर्म्स में नहीं, मार्क्स की हद तक नहीं, मार्क्स आ जाते हैं नहीं आते वो अलग चीज़ है। आप कहाँ स्टैंड करते हो इस कोर्स को पढ़ने के बाद, वेब डिज़ाइन में कितनी ग्रिप है आपको, वो अब आपकी तरफ होगा कि आपने इसको कितना एक्सप्लोर किया, कितना उसके साथ प्ले किया, ठीक है। ये चीज़ लाजमी, इसको ज़रा कंसिडर कीजिएगा, इसको देखिएगा। नेक्स्ट फाइल ओपन करते हैं, ये बेसिक सा कोड होगा क्लासेस का आई गेस, बिल्कुल। अब ये देखें, पैराग्राफ का टैग है और वही वाली बात, अब पैराग्राफ तो कई जगह आ रहे हैं, तो मैंने मुख्तलिफ पैराग्राफ्स के मुख्तलिफ बॉर्डर स्टाइल रखने हैं। तो इस एग्जाम्पल में दो बातें, एक आपको बता रहा है कि क्लासेस मुख्तलिफ बना सकते हो,
दूसरा आपको ये बता रहा है कि आप बॉर्डर स्टाइल की कौन कौन सी वैल्यू रख सकते हो। अभी जो आपसे मैं बात कर रहा था, एक्सप्लोर करो यार बॉर्डर, अच्छा बॉर्डर स्टाइल भी कुछ होता है, बॉर्डर स्टाइल की वैल्यूज कौन कौन सी हो सकती हैं, ये हमने यहाँ पे देखा। आप देखें तो मैंने स्टाइल के, पहले स्टाइल में फोकस करते हैं। स्टाइल में मैंने दो काम ही किए हैं। स्टाइल में मैंने सिर्फ एक बल्कि एक ही काम किया, अगर आप गौर से देखें तो मैंने पैराग्राफ की क्लासेस बनाई है सिर्फ, और एक ऊपर, जी दोबारा पूछिएगा। आवाज आई थी शायद, किसी स्टूडेंट ने कुछ क्वेश्चन पूछना। नथिंग सर। अच्छा, इसमें आप देखें तो आपने पैराग्राफ की क्लासेस बना दी मुख्तलिफ। किसी का बॉर्डर नहीं रखना तो पी डॉट नन कर दिया। अब वो सिबत वाली बात, पी डॉट नन करने की वजह से आपका पैराग्राफ का स्टाइल, बॉर्डर का स्टाइल नन नहीं हो रहा। आपने जो उसमें प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू डाली है ब्रैकेट्स के अंदर, करली ब्रैकेट्स में, यानी उसकी बॉडी में, उसकी वजह से हो रहा है। और आप इन सब के लिए देखें ना, आपने ऊपर सबका फॉन्ट साइज 200% कर दिया। अब ये सब का साइज 200% होगा, जिसका जो मर्जी बॉर्डर है। अब वही बात जैसे डिस्कस हो रहा था कि हम जैसे भी बना सकते हैं। शायद आपको इसका मकसद समझ आ रहा हो। जो चीज़ें आप कॉमन रखना चाहते हो उसको क्लासेस में डिफाइन ना करो, क्यों बार बार लिखो। अब फॉन्ट साइज 200% में हर एक में अलग अलग करके लिखूंगी, थोड़ा अजीब लगेगा। यार ये चीज़ मैं सब में चाहता हूँ, सब पैराग्राफ्स के लिए ये चीज़ कॉमन चाहता हूँ, तो आप इसको सिंपल सेलेक्टर, अब ऊपर पी आपका एक सेलेक्टर है, उसको आप अलग से क्लासेस के बिना एक बार लिख दो तो वो तमाम क्लासेस के लिए एक्सप्लेन हो जाएगा। मैं अगर इस कोड को चलाऊं, राइट क्लिक करके एडिट विथ नोट, सॉरी, राइट क्लिक करके गूगल क्रोम, ये मुख्तलिफ स्टाइल्स आके आपके सामने। कोई डॉटेड है, कोई डैश्ड है, कोई सॉलिड है, कोई डबल है, कोई देखें ऊपर से है तो नीचे वाली लाइन फेडेड है, किसी की ऊपर वाली लाइन फेडेड है, किसी की नीचे लाइन प्रॉपर है, किसी का कोई बॉर्डर नहीं है, किसी का बॉर्डर है वो हिडन है, किसी का मिक्स्ड बॉर्डर है। देखें अब ऊपर डॉटेड, लास्ट वाला बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपका ऊपर डॉटेड है, साइड पे डबल है, नीचे जो है प्रॉपर सॉलिड है, और ऊपर ये डॉटेड है, नीचे सॉलिड, साइड पे डबल। अब इतने स्टाइल्स के बॉर्डर आपको याद कैसे होंगे? मैं कोड में आता हूँ। आपने इनके बॉर्डर स्टाइल की वैल्यूज को एक्सप्लोर किया, किसी को रिज रखा, किसी को इंसेट रखा, किसी को सॉलिड रखा। आपकी लर्निंग क्या होगी यार? अच्छा मैं इनको एक एक करके देखता हूँ। ये सॉलिड, डैश, डॉटेड तो समझ आते हैं, डबल भी समझ आते हैं। ये ग्रूव क्या कर रहा है? अच्छा ये रिज क्या कर रहा है? इस तरह से ना, इस तरह से आप इन चीज़ों को जब एक्सप्लोर करोगे तो बेहतर हो जाएगा। सर जी जी सर पी डॉट नन जो है वो हमारे पास नो बॉर्डर के लिए है। बिल्कुल। नीचे नीचे देख लेते हैं, नीचे देख लेते हैं। ये नन नाम की क्लास कहाँ कॉल हो रही है? ये इधर कॉल हो रही है। अच्छा इसमें क्या लिखा है जी? नो बॉर्डर। ठीक है, वो तो आपको पता ना कि जो पैराग्राफ के टैग मेल लिखेंगे वो डिस्प्ले होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक छोटी सी इंटरेस्टिंग चीज, ये आप अगर देख रहे हो, मिक्स वाली क्लास सीक्वेंस है, एक डॉटेड, फिर डैश्ड, फिर सॉलिड, फिर डबल। आप क्या करना, इनका सीक्वेंस चेंज करके देखना। इनका सीक्वेंस डॉटेड की जगह डबल, डबल की जगह सॉलिड, मतलब इनको आगे पीछे करके देखना। अच्छा अब क्या डिस्प्ले होता है, अब किस सीक्वेंस से ये डिस्प्ले होते हैं, ये एक्सप्लोर करके देखना। CSS एट टाइम्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाती है अगर हम इसमें थोड़ा सा चीज़ों को एक्सप्लोर करना शुरू कर दें, इनको चेंज करना शुरू कर दें। इसकी ख़ास बात ये ना,
इसमें कोड लिखने की कि एरर पे आपको कोई वार्निंग शॉर्निंग नहीं, बस ये खामोश हो जाता है जैसे आपका आम कंपाइलर होता है वो तो शोर मचाना शुरू कर देता है, भाई फलानी लाइन में मसला है, फौरन रेड अलर्ट आ जाता है, ठीक करो, ये करो, वो करो। इसमें ये खामोश हो जाता है, एरर आता है तो कुछ आउटपुट नहीं करता। मतलब आप फिर उसमें जो है ना, अगर कोड लिखे आउटपुट नहीं आ रही तो डेफिनेटली कोड का मसला है। तो फिर इस तरह से इसको प्ले करके देखें कि ना अच्छा ये क्यों नहीं आ रहा भाई, इसमें क्या मसला है, स्पेलिंग तो नहीं गलत हो गया, इसमें कॉलन तो नहीं मिस कर दिया, डबल के स्पेलिंग तो नहीं गलत कर दिए, सॉलिड को मैं कुछ और डैश की जगह डैश तो नहीं लिख दिया। इस तरह ज़रा चीज़ें प्ले करके, टाइम लगेगा नो डाउट, बट ट्रस्ट मी ये आपका 1 हफ्ता 2 हफ्ता 2.5 हफ्ते आप इस पर जो टाइम इन्वेस्ट करोगे इन लॉन्ग टर्म आपको बहुत फ़ायदा देगा। आप लॉन्ग टर्म में बहुत सारी चीज़ों में कंफर्टेबल हो जाओगे। बट खुदा ना खास्ता अगर आप इसी में फंसे रहोगे, स्टाइलिंग में फंसे रहोगे, तो भाई डेवलपमेंट का टाइम कब आएगा? आप डेवलपमेंट कब करोगे कि आपका स्टाइल ही फाइनलाइज नहीं हो रहा? कल मेरी एक डिस्कशन हो रही थी एक ग्रुप के साथ, मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं किसी और यूनिवर्सिटी में, वो अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बना रहे थे, तो उनको प्रेजेंट करना है शायद अपना, तो उनसे डिस्कशन हो रही थी। उनका जो प्रोजेक्ट था उसमें डेवलपमेंट का काम बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं था, और वो जो है ना प्रोजेक्ट बस सबमिशन के करीब थे। इस टाइम पे उनको डेवलपमेंट के काम सजेस्ट करना उनके लिए थोड़ा मुश्किल क्रिएट करना था। ठीक है, अगर एक आप समझ सकते हो कोई प्रोजेक्ट बना रहा है उसमें डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं डाली, मीन्स कि वो शायद डेवलपमेंट में कंफर्टेबल नहीं है। ठीक है, तो फिर ऐसी सिचुएशंस में आप आते हो, कि आप भाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिज़ाइन बनाओ, और कई बार आपका डिज़ाइन आपके प्रोडक्ट को बहुत कामयाब बना देता है। कई बार आपका डिज़ाइन आपके प्रोडक्ट्स को बहुत कामयाब बना देता है। एक ऐप का मैं नाम लिख रहा हूँ यहाँ पे, वो आप लोग ज़रा देखिएगा इसमें क्या आपको मिलेगा, KELLO, किलो, उर्दू का वर्ड होता है ना किलो। अभी नहीं, क्लास के बाद ये आपको एंड्रॉयड पे भी और आईफोन पे भी मिल जाएगी, किलो। इस ऐप को ज़रा देखिएगा, और कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट होने के नाते आप समझ जाओगे कि यार इसमें तो डेवलपमेंट है ही नहीं। मतलब इसने तो बहुत सिंपल सा कोड लिखा है, लेकिन इसने सारी एफर्ट की है अपने इंटरफेस पे। ये क्या ऐप है? ये बेसिकली इस्लामाबाद के कुछ रीजन्स के अंदर आपको घर बैठे अगर आपने ऑर्डर करना है, ये आप ना सब्ज़ी ऑर्डर करनी है कि मुझे जी फलानी चीज़ इतने इतने, ये फलानी चीज़ इतने किलो, फलानी चीज़ इतने किलो, और फ्रूट्स मुझे लेने हैं। ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की अगर मुझे शॉपिंग करनी है तो मेरे पास कार्ट होगा, मैं उसमें जाऊंगा, मैं और चीज़ें सेलेक्ट की, मुझे बिल दिखाएगा भी आपका 500 का, 600 का, 700 का बिल हो गया, अप्रूव करूंगा तो 20 मिनट 25 मिनट के अंदर अंदर मुझे उस जगह पे वो बंदा आके, इनकी किलो वालों का बंदा मुझे आके वो सब्जियां और फल डिलीवर कर देगा। ठीक है, ऑर्डर करते हुए मुझे नज़र भी आ रहा होगा आज आलू का रेट ये है, आज जो है ना सेब का रेट ये है, वो सब कुछ वहाँ नज़र आ रहा होगा। इसको एक बार देखना कि यार इसमें तो मेजॉरिटी काम उसने इतना अट्रैक्टिव किस्म का, इतना सिंपल किस्म का जो है ना इंटरफेस बनाया कि कोई भी शख्स, अब देखो सब्जियां फल वगैरह कौन खरीदेगा घर में? आम घर के लोग ही खरीदेंगे ना। हमारी घर की फीमेल्स हो सकता है परचेज कर रही हो, हमारे घर के बड़े परचेज कर रहे हो। इंटरफेस तो ऐसा होना चाहिए ना यार, उनको समझ आए। जो यंग है लोग हैं, हम लोग तो थोड़ा एक्सप्लोर करके एप्लीकेशन को कर लेंगे यार। ऐसी ऐप होनी चाहिए जो हर एक को समझ आए। मेरी बात समझिएगा, डिज़ाइनिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब आप प्रोडक्ट पे जाते हो, आप एप्लीकेशन बनाने जा रहे हो बच्चों के लिए, आपने अगर ई लर्निंग के बच्चों की ऐप्स देखी हो तो उनके इंटरफेस बहुत सिंपल, उसमें कोई सोफिस्टिकेशन नहीं होती, और चीज़ें इंतहाई क्लियरर होती हैं, इंतहाई आपने अगर नोट किया हो कि इमेजेस भी वो यूज़ करेंगे तो वो अच्छी क्वालिटी का इमेज यूज़ करेंगे। ठीक है, हल्की फुल्की पिक्सेस वाला पिक्चर यूज़ नहीं करेंगे। वीडियो चलाएंगे तो वो अच्छे ग्राफिक्स में चलाएंगे। ये बात यहाँ पे लाजमी नोट करें कि आप जो अपने जो आपका प्रोडक्ट है
वो अपने ऑडियंस को देखते हुए उसका इंटरफेस उसके हिसाब से डिज़ाइन करते हो। तो मैंने अपने स्टूडेंट्स को जैसे उसमें सजेशंस दी थी, वो सजेशंस उनके डिज़ाइन से रिलेटेड थी, उनके डिज़ाइंस के हवाले से। तो ऐसा नहीं है कि डिज़ाइनिंग का प्रोडक्ट में कोई ख़ास रोल नहीं है। आप कितना ही कोई ज़बरदस्त चीज़ बना के ले भाई, अगर अगले को समझ ही नहीं आ रही आपके डिज़ाइन से, तो वो तो बेकार काम है उस क्लाइंट के लिए। उसने तो रिजेक्ट कर देना है, भाई मुझे समझ ही नहीं आ रहा। आप एप्लीकेशन बनाओ एक पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम्स वालों के लिए, और कोई बिल पंच करना हो तो काउंटर पे खड़े शख्स के लिए अजाब बन जाए, तो वो तो एक दिन, दो दिन, तीसरा दिन आपको आपका प्रोडक्ट वापस कर देगा, भाई मुझे नहीं चाहिए, मैंने तो काम आसान करने के लिए आपसे प्रोडक्ट बनवाया था। यहाँ तो बिल करते हुए मेरा जो कस्टमर है 10-15 मिनट मेरे पास खड़ा रहता है, मैं तो इंटरफेस को ही समझता रहता हूँ। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आप डिज़ाइनिंग की बेहतरीन प्रैक्टिसेस करें। ये मैंने किलो नाम की ऐप का इसलिए बताया कि चलो इसको देखो, कितना सिंपल सा आपको इंटरफेस दिखेगा। और इसी तरह बाइकिया आप लोगों ने देखी होगी, बाइकिया के अंदर सिंपल जो है ना वो है, उर्दू में भी लिखा आता है। क्यों आता है उर्दू में? क्योंकि उसके जो यूज़र्स हैं वो कॉमन पर्सन भी हो सकते हैं, तो शायद इतना पढ़ा लिखा नहीं है, उसके लिए भी। और वो शख्स जो पढ़ा लिखा है, यूज़ करना जानता है, ज़्यादा उर्दू भी नहीं जानता, वो भी इसको प्रॉपर्ली ज़रा इस्तेमाल कर सके, ऐसे उसके लिए हिंट्स मौजूद हैं। तो ये तमाम चीज़ें आप डिज़ाइन में जो है ना इसको फॉलो करते हो। एक सब्जेक्ट आपका आएगा ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, आपके 7th सेमेस्टर के जो सीनियर्स हैं वो इसको पढ़ भी रहे होंगे, तो वहाँ पे भी ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं इंटरफेस के हवाले से। बट हमें वो इम्प्लीमेंट करना आती होंगी तो हमारे लिए आसानी होगी। ये आप उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो, ठीक है? तो इन ज़रा बातों का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। मैं एक आध और कोड आपको दिखा दूंगा, उस पर क्लास फाइंड अप करते हैं। क्लासेस की एक और एग्जाम, मैं आईडीज़ पे अभी नहीं गया, ये जो 6 एग्जाम्पल दिए मैंने अभी नहीं कराई, मैं कह रहा हूँ कि क्लासेस ही देख लेते हैं। अच्छा, एक सेकंड, मैंने डॉट क्यों यूज़ किया है इसमें, और ये मैं आपको बताऊं। अच्छा, उन सबसे पहले मैंने एक एग्जांपल है खोली है 7 की, या मैंने एक टैग यूज़ किया डिव का, जो मैंने अभी तक आप लोगों को नहीं बताया इंटेंशनली, इसीलिए आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। डिव का एक टैग है, और मैंने इस टैग में कुछ भी नहीं लिखा अभी। देखिए टैग ओपन किया, क्लोज किया। इस डिव के टैग, ये डिव बेसिकली आप लोगों के लिए बहुत बड़ी रहमत है HTML यूज़ करने वालों के लिए। उनका डिव का टैग ही उनकी वेबसाइट का लेआउट बनाता है। आप डिव डिवीजन होता है ना, अपने पेज को डिवाइड करो 4 हिस्सों के अंदर, अपने पेज को डिवाइड करो टॉप और बॉटम 2 हिस्सों में, अपने पेज को डिवाइड करो लेफ्ट और राइट पे। अक्सर आपने देखा होगा न्यूज़ चैनल की वेबसाइट्स पे जाओ तो उसके बहुत सारे सेक्शंस आपको क्लियरली नज़र आ रहे होते हैं कि टॉप सेक्शन है, यहाँ पर हेडलाइंस होंगी, नीचे जी किसी न्यूज़ की इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में आ रहा होगा, उसके नीचे देखें तो कुछ न्यूज़ की इंफॉर्मेशन आ रही होगी, और नीचे देखें तो कॉन्टैक्ट और इस तरह की चीज़ें। कहने का मकसद कि आपका जो वेब पेज है वो मुख्तलिफ डिविजन्स पे मबनी होता है, मुख्तलिफ सेक्शंस पे मबनी होता है, उसके लिए आपको डिव का टैग इस्तेमाल करना होता है। अगेन कह रहा हूँ, इंटेंशनली मैंने आप लोगों को अभी नहीं इसके बारे में कराया। ये आप, इट्स नॉट एन असाइनमेंट, ये आप लोगों ने बस क्या करना है, डिव का टैग एक्सप्लोर करना है, डिव का टैग एक्सप्लोर करना है। आप लोग एक वीक इसको मजीद एक्सप्लोर करोगे। अभी आज मैंने दिखा दिया डिव का टैग, इसको एक हफ्ता ज़रा इस पर थोड़ा खपो कि यार इसमें क्या है, इसमें क्या क्या हो सकता है, कैसे कैसे इस्तेमाल होता है, कैसे आपका वेब ज़बरदस्त हो जाता है डिव के साथ, और डिव के बिना वो कुछ भी नहीं है। इसको एक्सप्लोर करेंगे तो फिर मैं आपको एक दिन डिव के बारे में अपनी तरफ से भी एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। इस तरह से जो है ना, डिव को आपने भी क्या करना है, एक्सप्लोर करना है। एक सेकंड जी।